नट नहीं है, एक्चुअली हॉटस्पॉट से बनाया है। मथेन वंदामी गुरुदेव, सुख साता गुरुदेव, जैन बंदामी महाराज, मथेन वंदम वो हो सकता है महाराज। जैन बंदामी महाराज। ये हमारा चल रहा था ये विषय जो है मथे बंदामी वेश्या का, गुरुदेव। उसमें जी जी, पंचास्तिक आय में संसार का उल्लेख मिलता है। सारस्वत प्राणी के राग देश में कामों से कर्मों का बंधन होता है, तो से प्राणी विविध गतियों की यात्रा करता है। मतलब ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि ये द्रव्य कर्म हमारे सामने कारण, द्रव्य कर्मों के कारण जीव जो है शुद्ध होते हुए भी अपने स्वभाव में नहीं रहता, विभाव में चला जाता है। और विभाव में आता है तो उस समय क्या होता है कि जो भी स्थिति के अनुसार वो उसके कषाय और योगों से वो कार्म वर्ग में आता है, और कषाय से के साथ बंध और उसका अनुभाग बंद होता है। अब क्या है कि पुराने कर्म अपने समय से खिल रहे हैं और नवीन बंध रहे हैं। जितने भी हमारे उन कर्मों के उदय में स्थितियां बदल रही, कर्म का उदय होता है, उसके अनुभाग के कारण मेरी अंदर की स्थिति बदलती है। उस स्थिति के बदलने से मेरे भाव बदले, मेरे भावों के बदलने से नए कर्म आ गए। तो ये सारा खेल चलता ही रहता है। ये जब तक हम नहीं तोड़ेंगे कहाँ टूटेगा, कि जब कर्म का उदय आए उसमें जो स्थिति बदलती है उसको मैं संभालूं, वहीं से कार्य शुरू होगा। उसको मैं संभालूं, उसको मैं संभाल लूं। अब अब ये है कि अब ये राग द्वेष चलता रहा है, राग द्वेष। क्लास को आप लोग डिस्टर्ब करते हो, धारणा टूट जाती है। हाँ, कर्मों से प्राणी विविध गतियों की यात्रा करता है। नरक आदि गतियों में उसे शरीर प्राप्त होता है। शरीर के साथ इंद्रिय क्षमता, इंद्रियों के साथ उसका वर्ण गंध रस स्पर्श आदि प्राप्त करता है। को इसलिए बोलना पड़ा, मैं समझ जाता हूँ, ऊंची बात नहीं बोल पड़ा। इधर प्रॉब्लम चल रही है, तरीके हो रही है। हाँ, नितिन जी रिकॉर्डिंग चालू है? जी गुरुदेव। तो अब स्थितियां जो बदल रही हैं, अब ये राग द्वेष आ रहे हैं। राग द्वेष क्यों आ रहे हैं? राग द्वेष करना तो मेरा स्वभाव है ही नहीं, पर राग द्वेष आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? जब मैं स्वभाव छोड़कर विभाव में जाता हूँ। विभाव में क्यों गया? कर्मों से जो स्थिति आई मैं उसमें बह गया, उसमें बह गया तो मैंने स्वभाव छोड़ा, विभाव में चला गया और उसमें बहा, और उसके बहने के कारण ही वो सारा जो है वो फिर दोबारा से कर्म बन गया। और इसीलिए अनादि काल से मेरा बाहर निकलना हो ही नहीं रहा। बस सिर्फ है कि कर्मों का आदान प्रदान होता जा रहा है और मेरी स्थिति बदल नहीं रही। कभी मैं ऊपर सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, कभी सीढ़ी चढ़ के गतियों में अच्छी गति में चला जाता हूँ, और कभी मैं ये जो है ये लूडो का खेल चल रहा है। ये सारा उतार चढ़ाव चलता है और इसी में ही हम जीवन व्यतीत करते जाते हैं। तो कर्मों से प्राणी विविध गतियों की यात्रा करता है। नरक आदि गतियों में उसे शरीर प्राप्त होता है और शरीर के साथ इंद्रिय क्षमता। अब इंद्रियों के साथ उसके वर्ण गंध रस स्पर्श शब्द है क्या? तो मतलब शरीर के साथ क्या है कि शरीर के अंदर एक बाह्य स्थिति है, एक अंदर की स्थिति। बाहर के अंदर क्या है कि जो भी कार्य करते हैं उसमें क्या है, हमारे हाथ है, पैर है, और क्या है, चक्षु है, चक्षु इंद्रिय, इंद्रिय, पांचों इंद्रियां काम कर रही हैं। ये हाथ कर रही है, ये क्रिया नहीं हो रही, बाहर हो रहा है। और अंतःकरण में क्या है? अंतःकरण मेरा है,
यानी चित्त मन बुद्धि अहंकार है, ये मेरा अंतःकरण। अंतःकरण के 4 भाग हैं। तो बाह्यकरण के विचार जितने भी कार्य हैं वो किससे होने? 5 इंद्रियों से होने, हाथ पैरों से होने। और इससे क्या होगा कि हाथ है, पैर है, और आपकी चक्षु इंद्रिय और अचक्षु इंद्रिय। अचक्षु में बाकी 4 इंद्रियां हैं, और चक्षु इंद्रिय, वही इंद्रिय, 5 इंद्रियों का खेल हो रहा है। इसके कारण जैसे विभाव में जाता हूँ, और विभाव में जाती बाहर आते ही इंद्रियों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो मुझे मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बस वो उसके कारण ही सारा खेल हो। ये जो हमने कहा है ना, वर्ण गंध रस स्पर्श शब्द आदि विषय प्राप्त करता है, वो इंद्रियां ले रही है, प्राप्त करने का विषय यही, सब्जेक्ट यही करता है। विषय ग्रहण के पश्चात फिर राग द्वेष में संस्कार सक्रिय हो। इस प्रकार जीव संसार चक्र में निरंतर परिभ्रमण करता रहता है। अब विभाव में आप जान कब क्यों नहीं, कैसे नहीं जाओगे? उस समय की जब आपके कर्म उदय में आकर स्थिति बदल रही है, मैं उसमें क्या स्थिर रहूं, स्थिर रहूं, ये सोचकर कि ये जो परिवर्तन आ रहा है ये किसी और का नहीं किया हुआ, ये बाहर से नहीं किया, ये मेरे पूर्वकृत कर्म है, मेरे ही बांधे हैं, मेरी गलती हुई, इसमें अभी कुछ और करता हूं तो मैं फिर फंसता हूं। जब तक ये बात अंदर क्लियर नहीं होगी तब तक हम जो है ना इसमें फंसे रहे। कोई इसमें दोषी और नहीं है। अगर हमारा युवक इसने मुझे करा, इसने मेरा नुकसान करा, ये ऐसा नहीं बोलते तो मुझे गुस्सा नहीं आता, ये ऐसा नहीं कहते तो ऐसा नहीं होता, इसमें पड़े तो इस समस्या का हल नहीं, और समय हमारा ये निकल जाए और हमने और कर्म बांध। इस समय मैं कुछ नहीं करूं तो इस समय का सदुपयोग हो गया, जो आया था पुराना वो निकल गया, नया मैंने बांधा नहीं। और इसके लिए सबसे अच्छी स्थिति है कि मैं ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मुझे नुकसान ही ना हो। जैसे आदमी सोचता है ना कि ये स्थिति, जहां इस स्थिति में चला जाऊं इसमें कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, और मैं किसी के द्वारा, मैं अपने आप भी डिस्टर्ब नहीं, वो सिर्फ आत्मा के सिवा कोई जगह नहीं। आत्मा में जाकर जितनी समय मैं आत्मा में रहता हूँ, आत्मा में अपनी जगह बना लेता हूँ, बाहर का जो भी वातावरण बदल रहा है आपके कर्मों के अनुसार उसका भी पता नहीं चलेगा, और रिएक्शन नहीं होगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो नवीन कर्म नहीं बनेगा। दोनों तरफ से बच जाता। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा समय मेरा आत्मा में स्थिर रहना, ये मेरा, जिसको आत्माराम महाराज वो कहते हैं, ये बताते थे, ये रेस्ट हाउस है। आत्मा आपका रेस्ट हाउस है कि इसमें बैठ जा, तेरा सब तरफ से बच जा। जैसे हम घर समझते हैं ना अपना घर, आत्मा के साथ इतनी प्रतीति हो जाए कि मेरा घर है ये, तो जैसे हम बाहर घूमते हैं तो बाहर कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, ट्रैफिक है, नॉइज है, लोग है, वातावरण में आंधी है, धूल है। जब आप बाहर हो तो हमेशा मुसीबत में, जब आप घर में आते हो ना, आपको पता है कि मैं माँ की गोद में है, मैं प्रोटेक्ट हूँ, पूरा प्रोटेक्ट हूँ। और फिर जब वो बच्चा, वो तो बच्चे के लिए माँ की गोद है, बच्चा ये कहता है कि सारे गली मोहल्ले से लड़के आएगा, माँ की गोद में छुप जाएगा। इसलिए माँ को भी समझ आती है कुछ करके आया, जो मेरे पास नजदीक इतना आ गया, ये कुछ ना कुछ करके आया। ये वैसे ही है कि हम उसमें जाने की सबसे सुरक्षित स्थान हमारा क्या, कि हमारी आत्मा। और उस आत्मा का हमने कभी ध्यान नहीं किया, जिसके बारे में हमें प्रतीति होना तो बहुत दूर की बात है, उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, उसको कि आत्मा भी नाम की कोई चिड़िया हमारे साथ है। सारी दुनिया को देख रहे हैं, सारी दुनिया को जान रहे हैं, सारा दिन में आप दिन भर में हम लोग कितना आत्मा के साथ जाते हैं कि मैं आत्मा। अच्छा, ये मतलब यह कि वो मेरी वास्तविकता है, तो मैं वास्तविकता से भी दूर। हाँ, वो कहते हैं ना कि तमाम उम्र साथ रहे और मुलाकात ना होगी, तो मुलाकात कैसे होगी? तो शायर का तो यह कि तारुफ नहीं हुआ। तारुफ का मतलब है कि मेरा उससे इंट्रोडक्शन, परिचय नहीं हुआ, क्योंकि मुलाकात तो क्या होनी है, परिचय होना है बस। तो शब्द बड़ा, उसने बड़ा सिलेक्टेड शब्द लिया है कि हाँ, जिस्म और रूह का रिश्ता अजब रिश्ता है, तमाम उम्र साथ रहे, तारुफ ना हुआ। तारुफ ना। हाँ, ये कितना अजीब है। तो इसमें क्या है कि विषय ग्रहण करने के बजाय अब सीधा है कि हम बाहर से जितना हम विचलित होते हैं, वो विचलित होना छोड़ो अपनी तरफ से। उसको सब समझे कि ये सब फंसाने वाले, ये जितने मेरे प्रिय हैं ये ज्यादा फंसाने वाले, जिनको मैं अपना समझता हूँ उनके साथ ज्यादा फंसता हूँ। कोई आपका है नहीं, ये तो चलती ट्रेन के सारे मुसाफिर हैं।
बस कोई आपके साथ बैठ गया, कोई दूर बैठ गया, बस इतना ही फर्क है। तो लेशा का अध्ययन करते समय चित्त और मन के बीच स्पष्ट भेद सीमा को समझा गया। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा बाह्यकरण है तो 4 है और अंतःकरण में 4। तो ये अंतःकरण के अंदर 4 है। तो फिर एक बात आती है कि हम क्या समझते हैं, मतलब वस्तु से एक ही है, पर उस वस्तु के कार्य भेद से उसके 4 अवयव बन जाते हैं। मतलब वो जो मन है, मस्तिष्क तो एक ही है, यानी क्रूड शब्दों में खोपड़ी, क्रूड शब्दों में खोपड़ी, वो जो मस्तिष्क है वो एक ही है, यानी वो हमारा क्या है, तंत्र है, तंत्र है, उस तंत्र वो एक ही है। अब उस समय जब मैं मनन करता हूं तो मैं मन हूं, मैं मन हूं। अब उसके अंदर फिर चीजें कैसे बदलती हैं कि मैं चिंतन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ। तो वो सब्जेक्ट में वो क्या है, चित्त कहाँ से कनेक्टेड है, मेरी चेतना से कनेक्टेड, ये पॉपुलिक है, मन है। तो उसमें से चित्त में से तो बहुत सूक्ष्म है चित्त, उस चेतना में से कुछ ना कुछ उसमें उठता है, उसके विचार, वो शब्द जो आता है, मन उसके ऊपर कार्य करना शुरू करता है। मन क्या है, मन एक रडार की तरह तुझे कई स्थितियां दिखाता है। मन जो है ना वो पैम्फलेट दिखाता है, पैम्फलेट दिखाता है, मन पैम्फलेट दिखाता है कि ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मन जो है बहुत वो, हाँ, क्योंकि उसके पास सारी चीजें पहले की रिकॉर्ड भी है, सारा सिस्टम है। और उधर से ज्यादा करने के लिए आप कार्बन मनोवर्गना के पुद्गल ले रहे हो, मनोवर्गना के पुद्गल आ रहे हैं, आपकी चिंतन करने की शैली भी बढ़ रही है, आप सारा चिंतन कर रहे हो। और फिर उसके अंदर से चित्त जो होता है ना, चित्त मेरी पसंदगी का होता है, मुझे इसमें से सब में से क्या पसंद है, बड़ी वैल्यूज होती हैं जिससे मैं पसंद करता हूँ। उसमें कई इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, फिजिकल फैक्टर होते हैं, किसी फैक्टर से हम समझते हैं कि मैं इस तरह, जैसी यात्रा करनी है, मुझे स्टेशन तक जाना है, मैं रिक्शा में भी जा सकता हूँ, मैं ऑटो में भी जा सकता हूँ, मैं टैक्सी में भी जा सकता हूँ। तो ये सारी जो है, मेट्रो में भी जा सकता हूँ। तो आदमी क्या सोचता है कि इसमें से मैं किस में जाऊं, ये सारी वेरिएशन मुझे पता है कि इसमें, फिर वो मैंने सोचता है इसमें जाता हूँ तो 2 बार बदलना पड़ेगा, 1 बार बदलना पड़ेगा। फिर अपने स्टैंडर्ड को देखता है, फिर देखता है पैसा भी ज्यादा खर्च ना हो तो ऑटो कर ले, अगर पैसे की परवाह नहीं हो कहता कॉल फॉर टैक्सी को बुलाओ, सीधा टैक्सी को बुलाओ, और टैक्सी में बैठता सीधा चला जाता। अब क्या उसकी सिलेक्शन पे, हाँ, उसके उसकी उसकी उसी हिसाब से उसका चित्त बना हुआ है, चित्त उसका डिसीजन लेता है, चित्त चित्त उसमें पसंदगी दिखाता है, बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि कहती है तू पैसे कमा, सोच अपनी कंफर्ट का सोच। या अब क्या देखता है कि टाइम मेरे पास कम है, ऑटो में जाता हूँ, रिक्शा में जाता हूँ, इसमें जाता हूँ, समय ज्यादा लगेगा, मेरा जो टाइम है ये टैक्सी मुझे पहुंचा सकती है, कॉल फॉर टैक्सी। पैसे तो उसके उतने ज्यादा नहीं भी खर्चना चाहता, तब भी टाइम उसको फोर्स कर रहा है कि तू टैक्सी ले। तो बुद्धि निर्णय लेती है, बुद्धि उसको निर्णय लेती है। और जब वो काम वहां पहुंच जाता है तो उसको जब मन में भाव आता है, अहंकार आता है, देखा मैंने सही डिसीजन लिया ना, गाड़ी पकड़ ली वरना मिस हो जाती, ये उसका क्या होता है, ये होता कर्ता भाव है। लेकिन कर्ता भाव ही पुष्ट होकर अहंकार बनता है। स्टार्टिंग उसकी कर्ता भाव से होगी, मैंने ठीक सोचा, देखा मैंने क्या किया। वो अकेला है तो नहीं बात है, अगर और 3-4 सदस्य तो कह देगा, देखा आप लोग ये कहते थे ना, पकड़ लेते गाड़ी, देखा मैंने कहा था ना। ये उसका क्या है, कर्ता भाव से अहंकार भी साथ में आता। अब ये है चित्त का अपना काम हो गया, मन का अपना काम हो गया, बुद्धि का अपना काम। बुद्धि का तो इतना मतलब है कि वो जब तक रहता है उसके अंदर, मन के अंदर, मन अनडिसाइडेड रहता है, डिसीजन लेती है बुद्धि, हाँ या ना, हाँ या ना, वो डिसीजन बुद्धि लेती है। बुद्धि जो है ना वो पलटती रहती है, बुद्धि जो पलटती रहती है। जैसे स्टेशन पे जब वो डिब्बे के नीचे खड़ा है ना, तो वो सोचता है कि बस जगह मिल जाए बैठने की, और जैसे ही अंदर एंटर करता है देखता है जगह तो बहुत है, एकदम बुद्धि कहती है खिड़की वाली जगह पे जा। अब क्या है, बुद्धि उसी टाइम पलटती है, पहले सिर्फ जगह मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। अब जब अंदर गया, जगह की देखी, तो चाहता है खिड़की वाली हो, फिर आगे, हाँ, वो बुद्धि साथ साथ पलट रही है बुद्धि। तो वो उसको डिसीजन, निर्णय लेने के लिए कहती, उसका निर्णय लेती, कई बार वो एक जगह और बैठ जाता है, फिर उठ के उस जगह पे चला जाता है, उसको ज्यादा कंफर्ट लगती है। तो उस हिसाब से वो क्या, बुद्धि निर्णय लेती है उसके साथ। अब हमने सारे एक्शन देख लेंगे कि हमारा चित्त कहाँ बैठा है, मन कहाँ बैठा है, बुद्धि कहाँ है, अहंकार। ये एक्चुअली हमारे देश की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, ये उसी से काम होता है, ये वैसे ही काम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बिल्कुल। कि जैसे जब जिस टाइम सारी ऑप्शन आ गई, डिस्कशन हो गया,
और फिर प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया कि हम ऐसा करेंगे, और प्रेसिडेंट ने मोहर लगा दी तो इनकार। बिल्कुल पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि ऑप्शंस देखोगे, ये देखो ये सारा खेल एक ही इंस्ट्रूमेंट में हो रहा है, एक ही इंस्ट्रूमेंट में हो रहा है, और इसी को हम अंत्यकरण कहते हैं, और यही अंत्यकरण के 4 भी। तो यहाँ था लेशिया का अध्ययन करते समय चित्त और मन के बीच भेद सीमा को समझा गया है। मन और चित्त एकार्थिक होते हुए भी एक नहीं है। यदि इन्हें एक समझ लिया जाए तो अज्ञान मन की व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब अगर अज्ञान मन की, चित्त और मन में तत्वतः भेद है। मन स्थायी तत्व नहीं है, वह चेतना द्वारा सक्रिय है। वो तो पौद्गलिक है, उसको सक्रिय तो चेतना कर रही है। चित्त जो आ रहा है वो चेतना का ही पार्ट आकर चित्त उसमें उसको आकर के उस सारे को, मतलब एक्चुअली क्या है कि उसको ट्रिगर कौन देता है, स्टार्टिंग कौन, फायरिंग कौन करता है, चित्त करता है। अब मुझे ये कर लेना चाहिए, फिर दिमाग दौड़ता है उसका। वो सारा कार्य ये होता है कि मन चित्त बुद्धि अहंकार जो है ना, ये सारा चलता, तो चेतना द्वारा सक्रिय होता है। एक्चुअल देखा जाए तो चित्त मालिक है और मन उसका नौकर है। पण गुरु हम तो ये समझते हैं कि मन ऐसा कार्य करना, मन ऐसा, हम तो मन तो बराबर पीछे चित्त है, पीछे तो चित्त है, क्योंकि चित्त भटकता है, मन भटकता नहीं है। मन बाहर जा नहीं सकता शरीर से, मन बाहर देख नहीं सकता शरीर से। चित्त तो यहाँ प्रवचन में बैठा हुआ तब भी अपने ऑफिस में जाकर फाइलें कर सकता है, देख सकता है। ध्यान उसका उधर होगा कि वो फाइल वहां पड़ी है, जाके यहाँ से प्रवचन से वो करना है, ये करना है, उसमें ऐसा करूंगा। बैठा यहाँ है, चल वहां रहा है चित्त का। हाँ, चित्त सूक्ष्म है, चित्त कहीं से भी खिसक जाता है, निकल जाता है। ध्यान करते हुए आप बैठे हैं, सब बैठे हैं, जो आपको बाहर भगाता है, आप कहते हो मन टिकता नहीं है। एक्चुअली चित्त नहीं टिक रहा, चित्त नहीं टिक रहा। चेताने लग रहा, हाँ चेता वो चित्त का ही हाँ, चित्त है। हम शब्दावली में गलत इस्तेमाल करते हैं। चित्त भटकता है, मन नहीं भटकता। चेतना द्वारा सक्रिय शरीर की तरह भाषा और मन का स्थिर प्रतिशम नहीं रहता। भाषी जी मानी भाषा, जब बोलते हैं तब भाषा होती है। इसी तरह जिस समय हम बोलते हैं उसी समय भाषा है वो, उससे पहले बात नहीं। उसके पहले और बाद में भाषा नहीं है। इसी तरह मनी जने मने, तो क्या है कि मनन काल में ही मन होता है, उसके बाद मन नहीं होता। उसमें मेक एंड ब्रेक होती रहती। अभी ये मन है, ये मन नहीं है, वो फंक्शन करता है। मतलब उसको इंग्लिश में हम कहते हैं व्हेन ब्रेन इज इन एक्शन इट इज माइंड। जिस टाइम ब्रेन एक्शन में होता है ना, तो उस समय जो है उसको माइंड कहें। एक्चुअल तो ये ब्रेन है। अब बॉडी में मन, अगर सारी बॉडी को डाइसेक्ट किया जाए, काटा पीटा जाए, तो उसमें से निकलेगा मन कहीं नजर आएगा, अहंकार नजर आएगा, चित्त नजर आएगी, खोपड़ी नजर आएगी। जैसे हृदय है हमारा, ये हार्ट हम देख सकते हैं, तो हार्ट तो एक पंप है, खून को पंप करने वाला। तो ये असली काम यहाँ है, इसी में ही सब कुछ है। ये स्मृति, कल्पना, मनन, इहा, अपो, वर्ग, मार्गना, चिंता, विमर्श, ये सब मन के कार्य हैं। मानसिक कार्य के साथ चित्त का सहयोग बना रहता है। यद्यपि मनोविज्ञान ने चित्त के अर्थ में मुख्यतः मन का ही प्रयोग किया है, पर आत्मविज्ञान के संदर्भ में चित्त और मन को मानना संभव नहीं है। ज्यादातर लोग जो बाकी है ना, वो मन मन करते हैं, मेरा मन नहीं मानता, मन भटकता है, मन टिकता नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा, चित्त नहीं टिक रहा, तेरी चेतना वो कर रही है गड़बड़। बिना चेतना के सूक्ष्म तरों के व्याख्या संभव नहीं है। चित्त का अर्थ है स्थूल शरीर के साथ काम करने वाली चेतना। चित्त क्या है? चित्त का अर्थ है स्थूल शरीर के साथ काम करने वाली चेतना, और मन का अर्थ है कि उस चित्त द्वारा काम कराने के लिए प्रयुक्त तंत्र। मन मन क्रिया तंत्र है और चित्त चैतन्य तंत्र है। चित्त और मन को बड़ा समझ लो सही कि मन क्रिया तंत्र है, क्रिया वो मन की। इसीलिए जो है ना, जैसे भाव मन और हम कहते हैं द्रव्य मन। भाव मन तो जो है ना, वो समझिए तो चित्त है ना, वो भाव मन से चित्त जो वो भाव मन क्या है, इस चेतना में से उसका भाव रहा, उसको हमने चित्त कहा, वो भाव मन। एक्चुअल फंक्शनिंग जो हो रही है वो द्रव्य मन में हो रही है। क्यों? वो सारा सिस्टम पौद्गलिक होना है। मुझे भाषा वर्गना, ये मनोवर्गना जो मिलेगी वो पौद्गलिक मिलेगी। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये भी पौद्गलिक है। कार्य सारा पौद्गलिक होना है।
लेकिन उसकी ट्रिगर जो है बात वो चित्त करेगा। यानी कि चित्त में भी सूक्ष्मता भी है, स्थूलता भी है चित्त में। जैसे चित्त का जैसे लोकेशन बताया कि चित्त कहाँ पर है, मन कहाँ पर है। ये जो हमारा आज्ञा चक्कर है, दो आईब्रो के बीच में अंदर जो पिंगल ग्लैंड जो आते हैं पीछे जाकर, और चित्त वहां से जो है ना, चित्त को वो सूक्ष्म चित्त वहां पर है। पता है, इनकी लोकेशन ब्रेन के अंदर देखा जाएगा तो ये सबकी चारों की लोकेशन भी मिलेंगी कि अहंकार कहाँ से होता है, बुद्धि कहाँ से, वो सारा ब्रेन की अगर करें, उस डिटेल में नहीं जाते कि ब्रेन जो है उसको इतना उस ना ही हमारी वो फील्ड है। अपने को तो ये देखना है कि ये सारा इसी में ही खेल हो रहा है, इसी में ही खेल हो रहा है। और ये सारा जो बन रहा है, भाव मन द्रव्य मन, ये जो मेरा द्रव्य मन है, भाव मन है, ये पीछे जो किए हुए कार्य है ना पिछले जन्मों में, उसमें जो इंटेंट दी, जो मैं करता आ रहा हूँ, उसी हिसाब से इसकी रचना इस बार होगी। जो उसमें मेरे भाव वगैरह किए हुए हैं पिछले जन्मों में, जो मेरे भावधारा की भाव थे, उससे क्या हुआ कि ये इसकी रचना हो जाती है। और इसके लिए, इसको यूज करने के लिए, इसको इंटैक्ट जो हमारे यहाँ पर योग में भ्रामरी होती है ना, भ्रामरी जो करते हैं उसका सारा काम इसको एक्टिवेट करने का होता है। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत पोटेंशियल वाली चीज है। इससे इन चारों से समझने के लिए, ये अगर फंक्शन ठीक कर रही है तो शरीर अगर उतना साथ नहीं भी दे रहा तब भी कार्य हो जाएगा, अध्यात्म का कार्य हो जाएगा। शरीर बिल्कुल सही है, ये नहीं चल रहा, अध्यात्म में नहीं जा पाएगा। इसलिए योग में भ्रामरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि उससे क्या है कि इसके जो न्यूरन है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। वो सारे दिन पढ़े हैं कि सुबह जो भ्रामरी के अंदर उसको वाइब्रेशन देते हैं, पूरे ब्रेन के जो न्यूरन है जितने शब्द हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं। हॉकिंस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनका पूरा जीवन उनका इस खेल में बीता। और उनकी लाभ की स्थिति सही थी, बड़े बड़े विशाल थे। हाँ हाँ, खेल सारा इसका है। अपने को हम क्या समझते हैं कि मेरा शरीर बलशाली हो, स्ट्रांग हो, उसके लिए बाकी करते हैं। कितने लोग हैं कि भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी से मुझे इसको स्ट्रेंथ देनी है, इसको एक्टिवेट रखना है, इसको एक्टिवेट करना है। तो ये अगर मेरा ठीक है, ये सारा काम कर रहा है, शरीर के अंदर ढीलापन आ गया तो आयु से आ गया, बीमारी से आ गया, तब भी खींच ले जाएगा, तब भी खींच ले जाएगा। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना है। ये अध्यात्म के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, इसको फालतू नहीं समझना। तो मन क्रिया तंत्र है और चित्त चैतन्य तंत्र है। लेशा के संदर्भ में चित्त की बात विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण भावों का संवाहक चित्त है। सारे भावों का हमारा जो अंदर है ना, उसका संवाहक चित्त है। मेरी भावधारा क्या है, मेरी अंदर की अंतःकरण में क्या सोच है, कैसा ये जीव है, और इसका क्या है कि इसका जो प्रतिबिंब बाहर नजर आता है वो लेशा के द्वारा नजर आ जाता है कि जीव है कैसा, ये जीव है कैसा। ये मतलब उसकी टोटल, जैसा है ना कि आदमी को, जिसको आदमी को हम चेक करते हैं, जो इंटरव्यूज होते हैं, जो इंटरव्यूज का मतलब यही होता है कि इसका ज्ञान तो बहुत है, वो तो उसके पेपर से चेक करके पता चल गया, बट एक्चुअल में वो व्यक्तित्व है कैसा। एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा अच्छा हो सकता है पर उसका व्यक्तित्व ठीक ना हो, तो उसको फिर इंटरव्यू किया जाता और फिर दोनों का बैलेंस किया जाता। मतलब जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो इसे पता चलता है। हाँ, लेशिया तो पूरा प्रतिबिंब है। लेशिया से उसका, उसकी, उसको कुछ बार उल्टे प्रश्न भी किए जाते हैं और उसका जवाब कैसे देता है। बात ये नहीं होती कि ये सही जानता है या गलत जानता है, वो तो उसकी बुद्धि का स्तर है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो उत्तर कैसे दे रहा है, भावधारा उसकी भावधारा क्या है। मैं कई एक दो बार मैंने सुनाया ये पिछले साल भी कि एक स्वीडन के अंदर एक व्यक्ति था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब नौकरियां नहीं रही, काम नहीं रहे, तो जर्मन में कोई नौकरी निकली, तो उसने कहा मैं इसको अप्लाई कर दूं। तो थोड़ी जर्मन लैंग्वेज आती थी, उस जर्मन लैंग्वेज में जान के उसने लिखा कि उनको पता चल जाए कि मैं जर्मन लैंग्वेज भी जानता हूँ। उसने नौकरी के लिए अप्लाई करा और वहां से एक पत्र आया। उस पत्र में आया कि तेरी इतनी थर्ड क्लास तुमने लैंग्वेज में लिखा, जर्मन लैंग्वेज है, मतलब इससे अच्छा तो तू किसी और तो अपनी भाषा में ही लिख देता। पर उसे बड़ा उसके ऊपर ना बड़ा मतलब व्यंग कसे, उसके ऊपर व्यंग कसे, और ये एकदम पढ़कर बड़ा मतलब उत्तेजित हो गया। बात ये होती है कि जैसे ना मान, मान जो होता है वो अगर खाना है तो अपमान विटामिन है। हाँ
अपमान विटामिन है, और अपमान को सहने के लिए बड़ी धीरता धीरता चाहिए। जो अपमान को सहज पी जाए वो बहुत धीर वीर होता है। अब उसको इतना जो गर्मी आई, अरे नौकरी रखो, अपने घर रखो। मैं भी जितनी भाषा जानता लिखा है, पर इतनी खराब भी नहीं थी। वो करके उसने पत्र का जवाब लिखा, सारा लिखा, फिर देखा कि नहीं ये जवाब ठीक नहीं है, फाड़ दिया उसको, दोबारा लिखा, दोबारा लिखा, 3-4 बार लिखते हुए वो जो गर्मी थी ना सारी, वो निकल गई। अब उसने फिर समझा कि इससे मेरा क्या फायदा, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे इससे क्या फायदा। अब वो लिखता है, आपने बहुत अच्छा करा, मैंने जर्मन भाषा सीखी थी लेकिन उसमें बड़ी त्रुटियां थी, और मैंने आपके से मुझे पता चला कि मैं ये उस भाषा को नहीं जानता बिल्कुल, मैंने तो वैसे ही प्रयास किया। अब मैं आपको कभी फिर जॉब निकले आप मुझे बताना, मैं इस दौरान अपनी भाषा को पूरा इम्प्रूव कर लूंगा, और फिर जब मुझे आप अवसर देंगे तब मैं इसको अप्लाई करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी त्रुटियां मुझे बताई, कमी को मुझे रियलाइज कमी को रियलाइज करा। वहां से सिलेक्शन लेटर आ गया, सिलेक्शन लेटर सीधा आई कि तुम अभी आ जाओ, ज्वाइन करो। हमें ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था कि जो जिसको हम इतना, मतलब ये तुमको जान के किया गया था कि तुम्हारी टॉलरेशन लेवल क्या हो इस जॉब के लिए, पब्लिक डीलिंग के लिए। हमें ऐसा ही व्यक्ति चाहिए था जो अपने दोषों को पॉजिटिवली लेता हो, सकारात्मक लेता हो। यू आर वेरी वेल सिलेक्टेड एंड कम एंड ज्वाइन। अब बताइए, तो ये क्या है, ये सारा ये इस सिस्टम के अंदर जो है कि हम ये भाव अपने कहाँ रखें। पहले तो उत्तेजित हो गया, लेकिन उसको लिखा। इसलिए कहते हैं कभी कोई प्रॉब्लम हो, किसी के बारे में कोई विचार लगे, तो कागज पे लिख दो, 2-3 बार लिख दो, और उसके बाद निकाल दो, और फिर उसके बाद क्षमा मांग लो, खत्म हो जाए। वो चीजें ना, वो उत्तेजित होता है ना, क्यों, विभाव में होता है, उसी समय वो सभा से विभाव में जाता है, तो विभाव में तो सारा काम उल्टा ही होगा, और सभा में आने में समय लगता है, और जैसे सभा में आता है उसको पूरा रियलाइज हो जाता है, क्योंकि सभा में ये दोष है ही नहीं है राग द्वेष की। ये राग द्वेष जितनी भी हम कमियां हैं, ये गलतियां हैं हमारी, ये सारी विभाव के कारण, सारी विभाव के कारण। और वो विभाव कैसा होता है कि जिस समय हमने कर्म बांधे थे, उसमें किस में बांधे थे, अनंतानुबंधी में, किस श्रेणी के बांधे थे, उसी श्रेणी का आगे हम उतनी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अगर अब हमने स्वजलन में आ गए, तो उसके मतलब है स्वजलन में आने से कर्म बंधेंगे, ये नहीं कि नहीं बंधेंगे, पर उसका स्थिति बंद और अनुभाग कितना होगा, वो मैनेजेबल होगा। और उसमें भी स्वजलन में भी कई ग्रेडिंग है। तो मुक्ति के लिए सबसे ज्यादा है कि हमें अपने कषायों को, सारी साधना वहां से शुरू होगी, अपने कषायों को लोअर बॉटम पे ले, खत्म होने में समय लगेगा, लेकिन उसको ऊपर से उठाकर नीचे के स्तर पर ले आए, जिससे कि आने वाले समय में जहां जहां मेरे से चूक हो, कर्म बंधे, तो उसमें बहुत ज्यादा भव तक का नहीं हो, मतलब वो हो कि 2-3 भव के अंदर खत्म होने वाला होगा, ऐसा ऐसा कर्म बन सकता है। वो तभी बंधेगा कि मैं उस समय मेरे योग और कषाय सीमा के अंदर, मेरी सीमा, बस इसी से, मतलब सारी साधना में यहीं से आएंगे। कर्म नवीन भी बनेंगे, चाहे वो साधु है चाहे गृहस्थ है, लेकिन वो लंबे 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 और भारी नहीं बनेंगे। स्थिति बंद भी कम होगा, अनुभाग भी कम होगा। जब हमने पीछे के जो बांधे हैं उसका तो पता नहीं है, पर उनकी स्थिति में जो नए बंधेंगे, जहां जहां चूक होगी वो हल्के बंधेंगे, फिर और हल्के बंधेंगे उसके आगे। तब हम करते करते हम ये कहते हैं कि 2-3-4 भव में, क्यों कहा गया है कि सम्यक दर्शन के बाद ज्यादा से ज्यादा 15 भव में 7-8 भव होते हैं, यानी कि 8 भव मनुष्य के और 7 देवी। अगर उसको सम्यक दर्शन रहता है तो उसको इतने भव से ज्यादा नहीं होते, वरना 3-4-5 के अंदर वो निकल सकता है। इस मतलब सिर्फ वो सम्यक दर्शन का मोहर क्या है कि वो अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी टूट गई, और अगर थोड़ी हिम्मत करी तो अप्रत्याखानी भी चलेंगे, प्रत्याख्यानी वर्ण कर्म भी चलेगा। और स्वजल में अगर रह रहा है तो फिर तो उसके 3-4-5 भव इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, तब तक वो पिछले कर्म भी आएंगे, वो भी अच्छा। जब ये कर्म इतने हल्के बनने लग जाएंगे तो ये हमारे
जो पुराने कर्म पड़े हैं उसके अंदर जब नवीन कर्म जो है वो कम स्थिति और कम अनुभाव के होंगे, उन पर भी असर डालते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि अपवर्तन और उद्वर्तन। वो पड़े हुए कर्म क्यों कम होंगे कि नवीन कर्म हल्के बन रहे हैं। वो 60 डिग्री के पानी में 20 डिग्री का पानी डाला जाएगा, हर कर्म जो 20 डिग्री का होगा तो 60 वाले भी जो आकर एवरेज 40 की हो जाए। यही उसकी जो मतलब कर्मों का क्या है, उद्वर्तन अपवर्तन, ये ऑटोमेटिकली होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा साधना को समझने के लिए कि अपने को क्या करना है, वो ये है कि नवीन कर्म जो है बहुत हल्के, बहुत कम बने, बहुत कम बने। आइडियल कोई कंडीशन तो यह है कि बंधे ही नहीं, पर वो स्थिति ऐसे एकदम तो आएगी नहीं, आएगी नहीं। लेकिन कम 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 होते होते फिर वो हो जाए। तो ये साधना के यहाँ से इस कर्मों से छुटकारा पाने का यही तरीका है कि मुझे चोट कहाँ करनी है, अपने कषायों पे करनी है। और उसमें कम से कम ऊपर की 2-3 चौकड़ियां, ये तो श्रेणियां निकालनी पड़ेगी। और स्वजलन में भी नीचे के स्तर के होगा, पानी की लकीर वाला काम करेगा। कर्म करता कहती है, एक कर्म कर तो सही, बहुत ज्यादा दयालु है वो। अब हम एक तत्वार्थ, कर्म बढ़ाएं तो सही। हाँ, तत्वार्थ राजवर्तिक में लेशिया की परिभाषित करते हुए आचार्य अकलंक लिखते हैं, कषाय उदय रंजित योग प्रवृत्ति लेशिया, कि कषाय के उदय से रंजित योग प्रवृत्ति लेशिया है। कषायों से अनुरंजित यानी कि रंगी हुई, कषायों से अनुरंजित रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति को भावलेशिया कहते हैं। लेशिया के उपरोक्त परिभाषाओं एवं अन्य बातों के आधार पर 3 अभिमतों की पुष्टि होती है कि योग परिणाम लेशिया, एक बात यह है, कर्म वर्गना निष्पन्न लेशिया, और तीसरी है कि कर्म निष्यंद लेशिया। ये जो है कि निर्झर की तरह जो है ना, ये कर्म निष्यंद लेशिया। अब हम इसको एक को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ये एक्चुअल, ये अब हम आए हैं परिभाषा, एक्चुअल परिभाषाओं। अभी तक सारी वो भूमिका ही समझ लो, भूमिका ही थी। ये योग परिणाम लेशिया का है। आचार्य मलयगिरी और आचार्य हरिभद्र सूरी इस मत के मुख्य प्रवर्तक थे। आचार्य मलयगिरी ने प्रज्ञापना सूत्र के लेशिया का पद, जो 17वां पद है, और ये 25 बोल में भी इसका 17वां पद, 17वां। तो ये की प्रस्तावना में इस विषय पर पर्याप्त विवेचन किया है। लेशिया और योग में अविनाभावी संबंध है। जहां योग का विच्छेद होता है वहीं लेशिया परिसंपन्न। जब तक कषाय निकल जाएंगे उसके बाद में योग रहेंगे, तब भी लेशिया रहेगी। यानी कि 13वें गुणस्थान तक लेशिया है। लेशिया 14वें गुणस्थान पर जीव अलेशी होगा, और उसके बाद योग खत्म हो जाएंगे, वही लेशिया परिसंपन्न। कर्म वर्गना निष्पन्न लेशिया। उत्तरार्धन सूत्र के टीकाकार शांति सूरी जी का मत है कि लेशिया का निर्माण कर्म वर्गना से होता है। लेशिया कर्म रूप होते हुए भी उससे पृथक है, क्योंकि दोनों का स्वरूप भिन्न है। मतलब वो कर्म के साथ आ रही है। एक हम कर्मों की बात कर रहे हैं कि योगों से कर्म वर्गना आती है और डिवाइड करती है, उसमें उस टाइम हम लेशिया की बात नहीं कर रहे। लेशिया की जब बात कर रहे हैं, अब वही जो कर्म आ रहे हैं वो किस वर्ण के आ रहे हैं, किस वर्ण के आ रहे हैं, उसका रंग क्या हो, वहां से लेशिया का पॉइंट शुरू होता है। पर है ये दोनों इकट्ठे, उसी में ही है। वही जो कर्म आ रहे हैं वो किस वर्ण के आ रहे हैं, उसी से ही उसकी द्रव्यलेशा बनेगी, और वो जो मेरे मेरे को इफेक्ट करेगी वो मेरी भावलेशिया होगी। ये सारा ही कर्मों के साथ नहीं, मतलब उसकी वर्ण का जब खेल आएगा तो ये लेशिया का शब्द आ जाएगा। और है तो ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म से ही। तो द्रव्यलेशिया और भावलेशिया ऐसी बन रही। जब हम रंगों की बात से जाएंगे उधर, तो वो भावलेशिया और द्रव्यलेशिया रंग दिए गए हैं द्रव्यलेशिया के हिसाब से। तो अब यहाँ कहते हैं लेशिया कर्म रूप होते हुए भी उससे पृथक है, क्योंकि दोनों का स्वरूप भिन्न है। निष्कर्ष से ये कहा जा सकता है कि जीव जब तक कार्बन वर्गनाओं का आकर्षण करता रहता है तब तक ही लेशिया का अस्तित्व है। अब बात अब यहाँ आकर पूरी 0 पॉइंट पे पहुंच जाती है कि यहाँ पर है कि जीव जब तक कार्बन वर्गनाओं का आकर्षण करता रहता है तब तक ही लेशिया की स्थिति है, और उसके पश्चात जीव अलेशी हो जाता है। तो लिंग तो इसका कार्बन वर्गनाओं के उसके साथ ही है, लेकिन उस वर्ग कर्म का लेशिया के साथ उसका कोई संबंध नहीं। ये सिर्फ एक सेतु है उसको बांधने, यानी जो इसका वर्ण है उस हिसाब से, उस वर्ण के हिसाब से जैसा वर्ण होगा उतनी उसकी चिपकाहट जो है ना, जिसको इंग्लिश में टैग कहते हैं, वो आकर आएगी कि कितनी चिपकाहट है इसकी।
अब ये यहाँ से ना ये कर्म वर्गना पे हो गया, ये योग परिणाम से हम जान गए थे कि योग के साथ तो इसका अविनाभावी संबंध है, कर्मों के साथ में ये कर्म वर्गना के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग है, दोनों को लिंक नहीं करना, बट ये कर्म वर्गना के साथ ही है वो जो वर्गनाएं आती है। तीसरा है कर्म निष्यंद लेश्या, लेश्या कर्म के निर्जर के रूप में है, जैसे निर्जर नित्य नए नए रूप में प्रवाहित होता है। झरने की स्टाइल एक कभी नहीं रहती, झरना जो गिर रहा पानी देखोगे ना, आज ऐसे गिर रहा है, इधर से मोटा इधर से भारी, बीच में धारा नहीं है, इधर धारा नहीं है, तो लेशिया निर्झर नित्य नए नए रूप में प्रवाहित होता रहता है। वैसी लेशिया प्रवाह एक जीव के साथ अपने असंख्य रूप दिखलाता है। निश्यंत का तात्पर्य बहते हुए कर्म प्रवाह से है। 14वें गुण स्थान में कर्म सत्ता है, प्रवाह है, पर लेशिया का अभाव है, क्योंकि वहां नए कर्मों का आगमन नहीं होता, नए कर्मों का आगमन नहीं होता। प्रज्ञापना वृत्ति में इस मत की सुव्यवस्थित समालोचना की गई है। जैन आचार्यों ने चौथा दृष्टिकोण भी व्यक्त किया है, वो है लेशिया कार्मन शरीर की भांति कर्म वर्गना निष्पन्न कर्म द्रव्य है। अब इसको देखो, लेशिया कार्मन शरीर की भांति कर्म वर्गना निष्पन्न कर्म द्रव्य है, यानी कि ये भी उस कर्म के साथ ही आ रहा है ना, ये भी उसको, ये क्या चीज है ये बता रहे। लेशिया हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। तेज, ज्योति, किरण, मंडल, बिंब, ज्वाला, वर्ण आदि शब्द द्रव्य लेशिया के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। अध्वसाय, अंत्यकरण, आत्म परिणाम, वृत्ति आदि शब्द भाव लेशिया के संसूचक हैं। जब हम अध्वसाय क्या दे, अंत्यकरण क्या दे, अध्वसाय को ये समझें कि अध्वसाय और सूक्ष्म होते हैं, भाव जैसे होते हैं ना, जैसे एक इंद्रिय जीव है, उसके मन नहीं, अच्छा उसकी कोई इंद्रिय ऐसी नहीं जिससे वो क्रिया कर सकता है, स्पर्श नहीं, एक स्पर्श इंद्रिय है, वो तो सिर्फ स्पर्श का है, कोई ऐसी तो नहीं जाके करे, उसमें ये सब कुछ नहीं है, पर उसके अंदर अध्वसाय है, अध्वसाय है। उसका कर्मबंध उसके अध्वसाय से होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि वो भाव भाव रहता है उसमें। चाहे ज्ञान का अनंतवां भाग, जो अक्षर का अनंतवां भाग जो है उसका ज्ञान रहता है, तो जड़ हो जाएगा, लेकिन उसमें अध्वसाय है, मन है नहीं, मन है नहीं, इसका मतलब जिसके मन नहीं भी है अध्वसाय तो उसके भी हो सकता है। अब जो हमने चार अंतःकरण की बात करी ना विचेंद्री को लेके, ये अध्वसाय जो है ना, ये उससे भी सूक्ष्म है, ये एकेंद्रीय जीव के भी है अध्वसाय। अब एकेंद्रीय जीव है, और हम कहते हैं कि हर जीव के अंदर ज्ञान है। अब उसकी वो जो उसके अध्वसाय हैं जो अंदर आ रहे हैं, उसमें मति ज्ञान तो आप समझ सकते हो, लेकिन एकेंद्रीय जीव का शुद्ध ज्ञान कौन सा है? और कहते हैं, मतलब ये पूरी सिद्धांत परिभाषा है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सभी जीवों के होता है। तो अकेंद्रीय के कैसे होता है? जिसकी एक स्पर्शनेन्द्रिय, जो वो स्पर्श होता है, उस स्पर्श का वो जो अंदर महसूस करता है, जो महसूस करता है वो उसका श्रुत ज्ञान, वो उसका श्रुत ज्ञान। इस बात को समझ लो कि उसका श्रुत ज्ञान वो है कि जैसे उससे उसको ये फील होता है कि ये स्पर्श अच्छा है, ये अनुकूल है मेरे लिए, ये प्रतिकूल है, जो वो चलता रहता है अनुकूल और प्रतिकूल का, वो उसका जो ज्ञान उसको हो रहा है वो उसका शुद्ध ज्ञान है। और जिसके कारण वो कंपैरिजन कर रहा है वो उसका मति ज्ञान है। तो एक इंद्रिय में भी मति और शुद्ध इस तरह है। अब हम बात करते हैं द्रव्यलेशिया की। सर्वप्रथम चिंतन आता है कि इसका आकार प्रकार कैसा है। आगमकारों ने कहा है कि द्रव्यलेशिया में 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श होते हैं। जहां द्रव्यलेशिया की कृष्ण, नील आदि 6 प्रकार होते हैं, वहां नैश्चिक दृष्टि से लेशिया के प्रत्येक वर्गना में सभी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होते हैं। मतलब कृष्ण है तो उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श अपना होगा, नील है तो उसमें उससे उससे हल्का होगा, हर एक में, मतलब यही कहने का मतलब है कि होगा। प्रधानता होने से उनके उस नाम से पुकारा जाता है। द्रव्यलेशा एक पौद्गलिक पदार्थ है, इसलिए पुद्गल के सभी गुण उसमें विद्यमान हैं। क्षेत्र की दृष्टि से अधिकतम विस्तार लोक प्रमाण हो सकता है। सम्मानितः वह असंख्यात काश प्रदेशों का अवगाहन कर रहती हैं, मतलब इतनी वैरायटी उसमें हो सकती है। और काल की अपेक्षा से वो शाश्वत भाव है। कभी भी ऐसा समय नहीं था
कि ना है ना ही होगा जब द्रव्यलेश्य का अस्तित्व नहीं रहा हो। द्रव्यलेश्या तो होगी, अगर उसके जो कर्म बने हुए हैं, कार्बन वर्गना के बने हुए हैं, तो उसकी लेश्या तो द्रव्यलेश्या है। तो द्रव्यलेश्या का अस्तित्व नहीं रहा हो। भाव की दृष्टि से वह कभी वर्णगंध आदि से वियुक्त नहीं होती, गुण की दृष्टि से वह कभी वर्णगंध आदि से वियुक्त नहीं होती। बाकी गुण की दृष्टि से ग्रहण करना उसका मौलिक गुण है, ग्रहण करना उसका, अर्थात निरंतर पुद्गलों का आदान प्रदान उसमें होता रहता है, उसका है मिलना बिछुड़ना चलता रहता है उसमें। द्रव्यलेश्या की वर्गनाएं रूपी होते हुए भी अति सूक्ष्म होने के कारण छद्मस के लिए अज्ञेय है, उसकी जानकारी में नहीं आती। जो कर्म आ रहे हैं कार्बन वर्गना के, उसका भी कोई रंग हमें वो भी नहीं पता चलती, वर्गना आगे चलेगी क्या हो गया, इतने सूक्ष्म है कि केवली के अतिरिक्त और कोई देख नहीं सकता, इतना छद्मस के लिए गे है। पर जब ही सकर्म जीव के द्वारा ग्रहित होती है तो उन ग्रहित वर्गनाओं को विशिष्ट साधना करने वाली भवित आत्मा मुनि जान सकता है। ग्रहित वर्गनाओं की विशिष्ट साधना करने वाला क्या होता है? द्रव्यलेशा 8 स्पर्श वाली है, द्रव्यलेशा 8 स्पर्श वाली है, ये भगवती सूत्र के 12.5 में आया है। रहित वर्गनाओं में विशिष्ट साधना, ये शब्द हाँ, मतलब विशिष्ट साधना करने वाली भवित आत्मा, जो ग्रहित वर्गनाएं आती है ना, जो उसके ग्रहित होती हैं, हाँ। एक तो अग्रहित पढ़िए वो नहीं, ग्रहित वर्गना जो है उसको वर्गनाओं को विशिष्ट साधना करने वाले भवित आत्मा मुनि जान सकता है, ये बताया है कि साधना जिसने साधना की हो, जिसने विशिष्ट साधना की होगी तो वो जान सकता है। मतलब अभी हाँ, मतलब केवली जी एक केवली ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन दे दिया कि वो भी जान जाएगा, हाँ, वो भी जान जाएगा कि ये ऐसे लेशिया का है। द्रव्य लेशिया 8 स्पर्श वाली है, भगवती सूत्र में आया, जबकि भाव लेशिया 4 स्पर्श वाली है। ठीक है, भगवती सूत्र के ये एक में प्रश्न 34 में आया है कि पदार्थों का व्यवहार से गुरु लघु, गुरु लघु, अगुरु लघु, ये 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, किंतु शास्त्र में निश्चय ने से गुरु लघु और अगुरु लघु यो 2 भेद समस्त पदार्थों का लिया जाता है। गुरु लघु या अगुरु लघु ये लिया जाता है। अगुरु लघु क्या है? ये चौफरसी पुद्गल होते, जो अगुरु यानी अगुरु और अलघु, हाँ, अगुरु अलघु जो है चौफरसी पुद्गल अरूपी पदार्थों को गुरु लघु अगुरु लघु कहा गया है। जैसे कि कौन कौन से हैं? 7 आकाशांतर, यानी 7 नर की पृथ्वियों के नीचे का आकार जो है, नीचे का, ठीक है, वो जो है घन, हाँ, जो आता है घनोदधि घनवात तनुवात, उसके बाद जो गैप आता है क्योंकि रतन प्रभा है, वो तो 1,80 योजन की है, और उसके बाद में ये फिर 20-20 हजार योजन की ये आ जाती है, तो ये समझ लो 60 ये हो गई, तो उसमें क्या हो गया? 2,40,000 हो गया। उसके बाद में ये है तो एक राजू पहली ऋतु, बाकी सारा क्या है? मेजर पोर्शन तो आकाशांतर है, अंतराल है, और ये सारे सारे फ्लोर जो हैं ये जुड़े नहीं हुए, सब फ्लोटिंग है, 7 नरकें जो फ्लोट कर रही हैं। जैसे ये 180 है, तो उसके बाद में जो दूसरी आती है शिल्पा प्रवाह, वो 132 है, 132 नीचे भी 60 आ जाएगा, 2 साल में आकाशांतर और बढ़ जाएगा, तीसरी में और बढ़ जाएगा, और सारी है एक एक राजू की, 7 राजू की। तो जो आकाशांतर है, एक एक पृथ्वी के नीचे का गैप, ये हो गया। 4 अस्थिकाय, 4 अस्थिकाय जो है ये आएंगे, यानी काल कर्म भाव, ये क्या होगा? ये सारे वो 4 अस्थिकाय ले लिया आपने। और ये क्या भावलेशिया क्या है? भावलेशिया के अंदर कार्बन शरीर, 3 दृष्टि, 4 दर्शन, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 संज्ञा, मन वचन और 2 उपयोग और 3 काल, इसको ले लिया। ये इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप ये समझिए कि इसको अगुरु लघु में ये सारे आ जाते। अब हमें मेनली क्या देखना है? गुरु लघु, गुरु लघु 8 स्पर्श वाले हैं। बादर पदार्थ, ये बादर पदार्थ जितने भी ये गुरु लघु होते हैं वे इस प्रकार हैं: 7 तनुवाय, 7 धनवाय, 7 धनुदधि, 7 पृथ्वियां, सभी द्वीप समुद्र, सभी क्षेत्र, 4 शरीर यानी कार्बन शरीर के अतिरिक्त, इसको गुरु लघु ले लिया। अच्छा, कार्बन शरीर के अतिरिक्त और 6 द्रव्यलेशिया और 1 योग, ये सभी पदार्थ बादर स्कंद युक्त होते हैं। हाँ, ये ले लिया।
और उभय जो दोनों प्रकार से हैं, और अनेक तरह के संग्रह वाले बोल में ये उपरोक्त दोनों बोल अर्थात अगुरु लघु और गुरु लघु होते हैं। तथा पुद्गलास्तिकाय सर्व द्रव्य सर्व प्रदेश सर्व पर्याय, इनमें से कुछ अगुरु लघु और कुछ गुरु लघु होते हैं। हमें डिटेल ज्यादा नहीं, हमें 8 तरह की वर्गनाएं है ना, जो पहली 4 होती हैं वो गुरु लघु होती है। और जैसे जहां से हम शुरू होते हैं कि श्वासोश्वास भाषा मन और कार्बन, ये 4 जब आती हैं, ये जो होती है ये हाँ ये चतुष्पर्शी होती है, ये अगुरु लघु। ये हमारे इतनी काम की चीज। अब आती है बात भावलेशिया की। भावलेशिया का स्वरूप द्रव्यलेशिया से बिल्कुल भिन्न है। जहां द्रव्यलेशिया जीव के द्वारा ग्रहित होने पर पुद्गल वर्गनाएं हैं, वहां भावलेशिया स्वयं जीव के परिणाम हैं, उस जीव के स्वयं के परिणाम हैं। ये द्रव्यलेशिया तो आपने पुद्गल वर्ग कार्बन वर्गनाएं ग्रहण करी हैं, तो तब आपकी द्रव्यलेशिया बनी। और भावलेशिया जो है स्वयं जीव के परिणाम है। हाँ उस नहीं, वो तो है ही नहीं है, पर ये परिणाम उसके अपने ही है, अपने ही है। उसमें तो एक मटेरियल बाहर से आ रहा है, पौद्गलिक, उस चीज को क्लियर कर रहे हैं, दिया जा रहा है। कारण है वो कारण। हाँ, जहां द्रव्यलेशिया जीव के द्वारा ग्रहित होने वाली पुद्गल वर्गनाएं है, वहां भावलेशिया स्वयं जीव के परिणाम है, परिणाम है। प्रज्ञापना सूत्र में भावलेशिया की अपेक्षा से 10 जीव परिणामों में से लेशिया को परिगणित किया गया है। क्योंकि भावलेशिया जीव है, इसलिए जीव की सभी विशेषताएं उसमें होना स्वाभाविक है। उसमें सारी जीव की, क्योंकि वो आदमी, उसमें जीव की सारी विशेषताएं हैं। मतलब वो पौद्गलिक है तो ये पौद्गलिक नहीं है, इसमें सारी विशेष स्वाभाविक है। अपने स्वभाव के अनुसार भावलेशिया वर्ण गंध रस एवं स्पर्श से रहित है, यानी अपने स्वभाव के अनुसार वह अरूपी है, इसलिए सर्वथा भार मुक्त है। जैन दर्शन में इसे अगुरु लघु नाम से अभिहित किया है। भावलेशिया के वर्गों में परस्पर परिणमन हो सकता है। भावलेशिया के परिणमन का आधार भावों की विशुद्धता और अविशुद्धता है। ये पलट सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध के कारण थोड़ा सा विचार आया, ऐसा फिर लगता नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करूंगा। अब क्या है, विशुद्ध मतलब विशुद्ध हो गया, विशुद्ध में चला, मतलब भावधारा पलटती है, बढ़ती है। कृष्ण से नील में आ गया, हाँ, नील से काकोस में चला गया, मतलब भावधारा में ही चला जाएगा, काकोस से कृष्ण हाँ, में जा सकता है, भावधारा में ही चला जाएगा। मतलब वो भावधारा का जो सारा है ना, कि वो भावों का परिवर्तन। तो प्रसन्न चंद्र राज ऋषि वो कृष्ण लेशिया तक पहुंच गए। कहां से शुरू हुए? वो लेशिया में तेजो लेशिया से शुरू होकर वो नीचे तक चले गए। अब उनकी क्या भावधारा बदल रही है, उनकी लेशिया बदल रही है, लेशिया बदल रही है। अब जो वो लड़ाई में जितना जितना उनमें संक्लेश बढ़ता गया, जितना जितना अंदर तीव्रता आती गई, वो लेशियाओं की वर्णना जो भाव द्रव्य क्रम है, द्रव्य लेशिया जो है उनके रंग बदलते गए, और करते 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 कृष्ण लेशिया के इकट्ठे कर लिए। अब जब उनका काय योग लगा, एक्चुअली मन योग ने सारा बिगाड़ा कर दिया था, वाणी का कोई प्रभाव नहीं था, मन योग सारा खेल खेल रहा था। और जैसे काय योग लगा तो काय योग ने उनको पलट दिया, मन योग को। अब मन योग को पलटा तो कृष्ण से नील, नील से कपो, कपो से तेजो लेशिया, करते करते शुक्ल लेशिया और परम शुक्ल लेशिया करके काम। ये क्या हुआ? ये भावों से हुआ। अब ये मतलब इससे आप समझिए कि वो खड़े खड़े उसकी भावलेशिया वो कैसे चढ़ रही थी। और जब कर्मों का बंद कर रहा था तो नरक, सातवीं नरक का मतलब कैसे सातवीं नरक होगी, तो कृष्ण लेशिया के आने शुरू हो गए। लगा भी नहीं, तो कृष्ण वो तो एक एक समय में आ रहे हैं, एक एक समय में आ रहे हैं, बदल रहे हैं। और वो कैसे हुआ कि वहां से आकर उसका परिवर्तन होते होते होते, तो यानी ये देखो कि वो वहां से 7वें गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान पे मान लिया स्विंग करते करते 7वें गुण स्थान में तो स्थिति नहीं बनती। इसका मतलब है कि जब वो उसके ऊपर झूलते हुए 6ठे गुण स्थान में थे, और उस 6ठे गुण स्थान में टाइम वो बढ़ते बढ़ते आया, इतनी देर में वो 48 मिनट तक से पहले तक उनका बंध जाता बाद में, लेकिन उससे पहले ही वो सारा चेंज हो गया और उधर बढ़नी शुरू होगी। और जैसी चेंज हुआ उस पर, तो अब 7वें में आ गए। अब 7वें में आए तो 7वें के गुण स्थान के अंदर वो अंदर 48 मिनट रह गए,
और केवल ज्ञान। खेल सारा 48 मिनट का, 48 मिनट का। मतलब अगर छठे में गिरते गिरते 48 मिनट को पार कर देते तो छठा भी निकल जाता, निकल जाते। छठा भी निकल जाता, फिर नहीं होता, फिर नहीं होता। क्योंकि आयुष बंद छठे में, छठे में होता है, छठे में होता है। और बंधते बंधते सातवें में जीव जा सकता है, छठे से ऊपर नहीं बंधता, नहीं बनता, उसकी शुरुआत नहीं हो सकती छठे से ऊपर। सातवें में आयुष बंध का खत्म हो सकता है, तो छठे तक ही आयुष बनता है। तो सारा खेल छठे सातवें में हो रहा था। इसलिए कहते हैं कि हम भावों से गिरते हैं, कई बार विचारधारा मन में कुछ आ जाता है, तो वो नीचे का समय उतना कम होना चाहिए, पलट के वापस में, मतलब झूलना ही है सारा। साधु बनने जैसे दीक्षा होती है, तो उस समय जो है वो सातवें में, छठे और सात में किसी दीक्षार्थी का पहले सातवें में पहले सातवें में है, हाँ। छठा तो वापसी का स्थान है, हाँ। वापसी का स्थान है, तो छठे में आता है। सातवें में उस टाइम जब उसके चेहरा देखो कभी, जो उस टाइम हाँ। दीक्षित हो रहा है, उसमें एक अलग होता है, उसके उस टाइम सातवें गुण स्थान की स्थिति होती है। और उसके बाद छठे में, और उसके बाद छठे में टाइम बढ़ता जाएगा, सातवें में कम होता जाएगा, तो स्थिति हमारी खराब होती जाएगी। और छठे में तो आएगा ही आएगा, सातवें में 48 मिनट से ज्यादा टिक नहीं सकता, तो छठे में आएगा ही आएगा। लेकिन संख्या है कि वो वहां पर आइडियल कंडीशन क्या कि 47 मिनट वहां रहे और 1 मिनट इधर आ जाए, 1 या 2 मिनट और फिर वापस हो जाए। ये सबसे आइडियल कंडीशन है कि हम सातवें में ही ज्यादा टाइम दें। धीरे धीरे हमारा छठे में कम टाइम कम होता जाए, सातवें में बढ़ता है। इसलिए जो कहा गया ना कि स्वाध्याय ध्यान ये करते हुए, चर्चा करते हुए, मतलब हम खाली बैठे हुए कुछ करते हुए क्या है कि हमारा कहीं थोड़ा सा भाव नीचे को हुए तो छठे में ज्यादा टिकोगे, धीरे धीरे हम छठे में ज्यादा रहने लग जाएंगे, ज्यादा रहे तो नीचे चल जाएंगे। नीचे भी जा सकते हैं। इनका गुण स्थान पहला ही होता है, हाँ नादिकालिक मिथ्या हाँ। नहीं होता। तो उसका तो पहले गुण स्थान भी कर दो ना उनका। हाँ हाँ, पहले सबसे वक्त क्या होगा? छठे तक तक होता है, छठे तक। आयुष तो कब कहीं भी बन सकती है। हाँ, छठे तक। भावलेशियाओं के वर्गों में परस्पर परिणमन हो सकता है। भावलेशिया का परिणमन का आधार भावों की विशुद्धता और अविशुद्धता है। जब भाव विशुद्ध होते हैं तो प्राणी कृष्ण लेशिया से नील लेशिया की स्थिति में पहुंचता है, और जब भाव अविशुद्ध होते हैं तो चेतना पुनः नील लेशिया से कृष्ण लेशिया में अवस्थान हो जाता है। ये पलटता रहता है भाव लेशिया में, भावों में। ये क्या है, उसके उसके खुद के परिणाम है, जीव के अपने परिणाम है, आत्मा के। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बाहर से कुछ आ रहा ही नहीं आ रहा। हाँ, ये बात है। वस्तुतः भावलेशय जीव की सुगति और दुर्गति का हेतु है। ये अंत समय की जो बात कर रहे हैं जो है, वो उसकी भावलेशया के कारण ही कह रहे हैं, उसकी द्रव्यलेशया की बात नहीं कर रहे कि जो जिसमें आयुष बांधा है उसी में अंत होगा। ये सारी बात भावलेशया की, और भावलेशया ही साथ उसको वहां लेके जाएगी। वस्तुतः भावलेशय जीव की सुगति और दुर्गति की हेतु है। प्रशस्त भावलेशया से जीव सुगति का बंधन करता है और अप्रशस्त भावलेशया से दुर्गति का हेतु। द्रव्यलेशया और भावलेशया के पारस्परिक संबंध के विषय में जिज्ञासा उभरती है कि द्रव्यलेशया के काले नीले वर्ण के पुद्गल द्रव्य अपने आप में अच्छे बुरे कैसे होंगे, क्योंकि वे तो अजीब है। उनसे आत्मा के परिणाम अद्वसाय अच्छे बुरे शुभ अशुभ होंगे कैसे? अब ये प्रश्न है ना कि वो तो जड़ है, वो उसका रंग काला है नीला है, उसका क्या फर्क पड़ता है? उसको उसको तो फर्क नहीं पड़ता है। यदि भावलेशया के अनुरूप द्रव्यलेशया बनती है, भावलेशया के अनुरूप बनती है, तो भावलेशया के शुभ अशुभ का मूल कारण क्या है? केवल द्रव्यलेशया से भाव नहीं बनते, उसके साथ कषाय राग देश के परिणामों का योग होने पर भावलेशया का निर्माण होता है। कहा जा सकता है कि द्रव्यलेशया आत्मा का बाहरी स्तर है जिसका आधार पौद्गलिक है, और भावलेशया आंतरिक स्तर है जिसका आधार राग देशवात परिणति है। जो बाहर की स्थिति जो बदल रही है उससे मैं कैसे अंदर बदल रहा हूं, मैं उसको कैसे ले रहा हूँ, ये हर एक की इंडिविजुअल है। सेम ही स्थिति है, घर में एक चीज घटी है, उसमें जितने घर के सदस्य हैं उनकी सोच के अनुसार उनका सबकी वेरिएशन। कोई बहुत घबराएगा कि ये बहुत गलत हो गया, ये हो गया, एक कोई ऐसी बात नहीं है, इसको मैनेज कर लेंगे। सबका अपना कंट्रोल है। वो उसकी स्थिति, उसकी राग देश का जो है ना, उसकी उसको डिपेंड करता है कि उसकी लेशिया कहाँ है। और हमने ये भी बताया था कि जो लेशिया होती है, जिसकी लेशिया जितनी हल्की है, यानी नीचे की अप्रशस्त है,
उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा और वेवलेंथ उसकी कम होगी, उसका उतार चढ़ाव बड़ी जल्दी जल्दी होगा, बहुत जल्दी। ये उसका मतलब साइंटिफिक तरीका है कि उसको वो ऐसे इफेक्ट करती है इतनी देर, क्योंकि इसकी हाइट है एकदम ऊपर चढ़ा, एकदम नीचे, एकदम ऊपर एक नीचे, और एक है कि उसकी लेशिया ऐसे 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 बहुत धीरे धीरे। हाँ, और जिसकी मतलब अगर वीतरागता हो जाए तो सीधी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, सीधी एक लाइन। तो आत्मा का बाहरी स्तर है जिसका आधार पौद्गलिक है, और भाव लेशा आंतरिक स्तर है जिसका आधार राग द्वेष आत्म परिणति है। राग द्वेष में योग प्रवृत्ति कर्म पुतलों का आश्रय करती है। राग द्वेष में योग प्रवृत्ति कर्म पुतलों का आश्रय करती है। ये लाइन तो अंदर पक्की हो जानी चाहिए। करती है। कर्म पुद्गल आत्म क्रिया से आकृष्ट होकर परिणामों के अनुसार शुभ अशुभ रूप में बदल जाते हैं। कर्म पुद्गल आत्म क्रिया से आकृष्ट होकर परिणामों के अनुसार शुभ अशुभ रूप में बदल जाते हैं। हमने जाना कि लेशिया का मुख्य कारण मन वचन काया का योग है। योग निमित्तिक होने पर भी लेशिया योगांतर्गत कृष्ण आदि द्रव्य रूप है, यानी कि उसका क्या है कि उसके योग के निमित्त के कारण भी वो द्रव्य रूप से कृष्ण आदि सारी लेशिया रूप है। और योगांतर्गत, हाँ अंतर्गत एक्चुअली हो ना, योग अंतर्गत द्रव्यों में कषायों को उत्तेजित करने का सामर्थ्य है। कषायों को द्रव्य में, उस द्रव्य के अंदर कषायों को उत्तेजित करने का सामर्थ्य है। अतः जहां कषाय से अनुरंजित आत्मा का परिणाम हुआ वहां लेशिया अशुभ अशुभतर शुभतम बनती जाती। योग के अंतर्गत द्रव्य से क्या समझो? द्रव्य कर्म ले रहे हो ना, योग के कारण आ रहे हैं, योग के कारण ही तो आ रहे हैं। योग अंतर्गत द्रव्य जो है, यहाँ पे द्रव्य तो उनका मतलब प्रदेश बंद जो हो रहा है, प्रकृति बंद हो रहा है, ये तो योग से हो रहा है, ये योग से हो रहा है, योग से। और फिर जब वो आ जाते हैं, उसके स्थिति बंद और जो है आत्म प्रदेशों के साथ आ जाने के बाद वो फिर कषाय काम करता है। लाने वाला उनको योग है। योग जितने तीव्र होंगे, योग जितने तेज होंगे, संख्या भी ज्यादा आएगी, भारी आएगी, और उसी संख्या में लाकर फिर उसकी प्रकृति के अंदर डिवीजन भी वैसी होगा। तो प्रकृति के अंदर जो 8 कर्मों में जाएगा उसके भी तो संख्या ज्यादा होगी, तो वो भी ज्यादा होंगे। और लेकिन उसका स्थिति बंद और अनुभाग बंद है, वो कैसे होगा? वो किशाय से। तो खेल तो सारा किशाय का है। आपको लंबा समय और सुख दुख प्राप्ति की जो इंटेंसिटी है वो आपको किशाय से है। मान लीजिए आपके योग बड़े तीव्र हैं और किशाय बड़े हल्के, तो कर्म अगर आ जाएंगे, संख्या ज्यादा आ रही है, उसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है तो उस कर्मों का, लेकिन फिर इसके बाद में उसका स्थिति बहुत मंद होगा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप वो योग भी हल्के होने चाहिए। योग हल्के कैसे होंगे? ज्यादा उत्तेजित मत होइए भाई, उस काम को बड़ी सहजता से करा, किसी से बात कर रहे हो सहजता से जो कर रहे हो, तो आपके योग भी हल्के लगे, आपके कषाय भी हल्के हो, तो आपकी संख्या भी उनकी कम आएगी और आपके साथ उसका इफेक्ट भी कम होगा। हाँ, टाइम हो गया। मथे बदला मथे बनना मथे बदला मथे बनना महाराज मथे बंदा महाराज जी। मथे बंदा महाराज जी। मथे बदला